बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फर्टिलाइज़र सेक्टर का एनालिसिस कर रहे थे। उस एनालिसिस का जो पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस ऑपरेशन, स्टेप्स टेकन बाय एफबीआर एक्सटेंड टू द लिटिगेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और करेंगे। अगर हम बिज़नेस ऑपरेशन की बात करें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर का सबसे पहला जो है रॉ मटेरियल प्रिपरेशन है। इसमें रॉ मटेरियल प्रिपरेशन के बाद ये अमोनिया प्रोडक्शन होती है और अमोनिया प्रोडक्शन के बाद यूरिया फार्मूलेशन होती है, फार्मेशन हो जाती है। तो यूरिया फार्मेशन को जब हम आगे लेके जाते हैं तो ग्रेनुलेशंस एंड ड्राइंग होती है और ग्रेनुलेशन एंड ड्राइंग के बाद इसके पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो इस तरह से ये टोटल प्रोसेस रॉ मटेरियल अमोनिया, अमोनिया से यूरिया फार्मेशन और ग्रेनुलेशंस और पैकिंग मटेरियल पैक होके बिज़नेस ऑपरेशन इसका मुकम्मल होता है। तो अगर हम इसके बाद बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो एयर है और दूसरी नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस इसका जो है मेन इनपुट है टोटल जो है ना, मेजर इनपुट जो है नेचुरल गैस है और वो एयर और नेचुरल गैस से अमोनिया बनती है, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड जाके अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। अमोनियम नाइट्रेट, अब अमोनिया इससे डायरेक्ट जो यूरिया बन जाती है और फिर अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया मिलके यूएन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यूरिया और यूएन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो इस तरह होता है। अगर हम बात करें डीएपी, टीएसपी एंड एसएसपी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो उसमें उसमें जो फास्फेट रॉक्स होती हैं, फास्फेट कंसनट्रेट होता है, रॉक्स और कंसनट्रेट मिलके फास्फेट एसिड्स बनता है, जिस पे सल्फ्यूरिक एसिड्स का भी इस्तेमाल होता है और अमीनिया का भी। तो इसके बाद ये सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी बन जाती है, फिर मोनो एंड डाइमोनिया फास्फेट, मोनो एंड डाइमेनिया फास्फेट बन जाती है और ट्रिपल फास्फेट। तो ये फर्टिलाइज़र की जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो जाती है। तो ये तो आपने देख लिया कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है। अब स्टेप्स टेकन बाय एफबीआर टू टैक्स लीकेज के हवाले से क्या होता है। अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में स्ट्राइकर ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशंस, अब ये मोस्टली जो मेजर प्लेयर्स जो मल्टीनेशनल्स कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी में इशू ये होता है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का होता है, या फिर लोकल भी मैन्युफैक्चरिंग है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग इस तरह से आप कर लेते हैं कि टैक्स से बचने के लिए मेजर आप प्राइस अपनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे सेक्टर्स में। तो उसके लिए जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग ना होगी, एक तो ये है। दूसरा, इंक्रीज़ टैक्स ऑडिट एंड रिस्क बेस्ड सिक्योरिटीज़ जो है इसको बेहतर किया गया है। और मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये करेंगे तो उसके मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इसका भी किया जाता है। अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग की बात की गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिस का सिस्टम है कि एट द टाइम ऑफ जब भी सप्लाई हो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस हो। और टाइटनिंग द कंट्रोल और द इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, मोस्टली इनमें ये, क्योंकि आउटपुट का तो ये सब्सिडीज़ मिल जाती थी तो उसमें टैक्स नहीं था, तो इनपुट जो क्लेम्स करते थे ज़्यादा जिस पे रिफ़ंड बनता था, उसके लिए थोड़ा सा टाइट किया गया है कि इनपुट गलत क्लेम ना कर सकें। और क्रैकडाउन ऑन द फेक एंड गोस्ट कंपनीज जो हैं उनके हवाले से भी, जिनसे इनपुट आता था, जिसकी बेस पे ये रिफ़ंड लेती थी कंपनी, वो भी ख़त्म किया गया है। एफईडी की बात करें तो हमने रीगरस मॉनिटरिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन की मॉनिटरिंग जो है उसको ज़रा बेहतर किया गया है। और प्रिवेंशन ऑफ मिस क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स जो हैं, इसकी क्लासिफिकेशन गलत करके जिस पे रिफ़ंड और टैक्स ज़्यादा ले लिया जाता था, इनपुट क्लेम कर लिया जाता था, उसको भी कंट्रोल किया गया है। और सरप्राइज द इंस्पेक्शन एंड कंप्लाइंस चेक, तो इंस्पेक्शन और कंप्लाइंस चेक को भी बेहतर किया गया है इसको बनाने के लिए। लिटिगेशंस की बात करें तो वो इसमें कुछ यूनिट्स हैं जिनकी लिटिगेशंस की बात चल रही है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि किसी को इतराज़ ना हो, लेकिन हमारी इंडस्ट्री मेरे कैलकुलेशंस में वो मेरी इसमें रिसर्च में ये शामिल थी। अगर हम रीजनल टैक्स पॉलिसीज़ एंड एनालिसिस की बात करें, ये मैं करना चाह रहा था ताकि सारे के हमें पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं और ये रीजन में लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या चीज़ें आती हैं। तो इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा अच्छी तरह कि कंट्रीज़ को जिनके साथ हमने किया है उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश और वियतनाम है। इसमें हमने बात की है कि
टैक्स रेट ऑन फर्टिलाइज़र क्या है, सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स क्या दिए जा रहे हैं, और टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है, और की चैलेंजेस क्या हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 5% सेल्स टैक्स ऑन डीएपी ओनली, सिर्फ डीएपी पे 5% सेल टैक्स लिया जाता है, अलॉन्ग विद 5% एफईडी ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। वेरिंग इनकम टैक्स इंक्लूडिंग 29% कारपोरेट टैक्स, सुपर टैक्स एंड मिनिमम टैक्स। यानी कि सेल्स टैक्स तो मिनिमम रेट पे है जो कि 5% पे है, और एफईडी जो है वो सिर्फ डीएपी पे है, और एफईडी जो है वो सारी प्रोडक्ट्स पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ली जाती है। लेकिन जो कारपोरेट टैक्स है वो 29% जो बाकी सब का रेट ऑफ टैक्स है उसके मुताबिक ही है, उसके साथ सुपर टैक्स वगैरह भी लिया जाता है। सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ सब्सिडी ऑन यूरिया, गैस, फीड स्टॉक एट द लोअर रेट। तो एक तो ये है कि उनको यूरिया पे सब्सिडी मिलती है, और दूसरी ये है कि वो उसको जो लोअर रेट पे जो है गैस प्रोवाइड की जाती है। टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी की बात की जाए तो मॉडरेटर है, बहुत हाई नहीं है। टैक्स एविजन एंड अंडर रिपोर्टिंग प्रिवेंट्स, तो इसकी वजह से मॉडरेटर है। कील चैलेंजेस क्या है, अंडर रिपोर्टिंग, सब्सिडी मिसअलाइनमेंट एंड वीक इन्फोर्समेंट की वजह से मॉडरेट टैक्स कलेक्शन है, कम है हमारी। तो अगर हम कंपैरिजन करें अपने हमसाए इंडिया के साथ, तो इंडिया में क्या होता है कि 5% जीएसटी है उनका, और 29% कारपोरेट टैक्स ऑन द प्रोडक्ट है, वो तो पाकिस्तान की तरह ही है। लेकिन हमारा सिर्फ डीएपी पे 5% है, उनका तमाम प्रोडक्ट पे लेते हैं। हैवली सब्सिडाइज और स्पेशली फॉर यूरिया, सबको सब्सिडाइज किया है, यूरिया को स्पेशल किया है, और इनका टैक्स कलेक्शन हाई है। डिजिटल टैक्स ट्रैकिंग एंड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो मैं बात कर रहा था पहले भी कि किसान को डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए, वो जो है इसमें हाई है, वो इन प्लेस है। हाई फिजिकल बर्डन ड्यू टू द सब्सिडी कॉस्ट, तो सब्सिडी कॉस्ट की वजह से फिजिकल बर्डन जो है वो हाई है। तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में नो वैट के वैल्यू एडेड टैक्स जो सेल्स टैक्स है वो तो नहीं है ऑन द फर्टिलाइज़र, 15% कारपोरेट टैक्स है। लेकिन ये बाकी इंडिया और पाकिस्तान में 29% था, लेकिन बांग्लादेश में है वो 15% टैक्स है। डायरेक्ट प्राइस सब्सिडीज़ ऑन द इम्पोर्ट एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी भी है, और इनका भी मॉडरेट है। टैक्स कलेक्शंस डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की वजह से वो कम है, और रिलायंस ऑन द इम्पोर्ट एंड सब्सिडी एफिशिएंसी के की चैलेंजेस जो है, क्योंकि इम्पोर्ट पे ज़्यादा इनका रिलायंस होता है, इसलिए है। तो वियतनाम का जो है वो थोड़ा नीचे चला गया है। ज़ीरो वैट है, 20% कारपोरेट टैक्स है, लिमिटेड सब्सिडीज़ हैं, हाई एफिशिएंसी ट्रैकिंग है, और प्राइस वोलेटाइल इसमें है। अच्छा जी, अब हम करंट पॉलिसी गैप और एनालिसिस क्या है, करंट पॉलिसी क्या है ये देख देते हैं। टैक्स गैप कहाँ से आता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, एस्टीमेट रेवेन्यू इम्पैक्ट इन पाक रुपीज़ बिलियन, और सोर्सेज क्या है। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स, सम मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर अंडर रिपोर्ट सेल टू अवेट टैक्सेस, तो टैक्स अवेट करने के लिए अंडर रिपोर्ट करते हैं टैक्स। तो इसमें एस्टीमेट जो रेवेन्यू का है वो 8 to 10 बिलियन जो है इसमें रेवेन्यू जो है लॉस होता है हमारा। जो एफबीआर सोर्स जो है एफबीआर 2023 से इसका लिया गया है। सब्सिडी मिसअलाइनमेंट क्या है, फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफन बेनिफिट मैन्युफैक्चरर रेदर दैन द फार्मर्स लीडिंग टू इन एफिशिएंसीज। ये जो अब सब्सिडी देना चाह रहे हैं वो तो हम देना चाह रहे हैं फार्मर्स को, लेकिन क्या होता है कि ये सब्सिडीज़ जो बेनिफिट ले जाता है वो मैन्युफैक्चरर ले जाता है, और फार्मर तक बेनिफिट पहुंचता ही नहीं है। तो जिसकी वजह से रेवेन्यू का इम्पैक्ट तो खैर नहीं होता, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये सोर्स है। अब हम रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करें, वीक एनफोर्समेंट एंड लिमिटेड डिजिटल ट्रैकिंग अलाउ लीकेज इन सेल टैक्स एंड एफईडी। तो क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है कि इनको चेक करने के लिए, तो वीक है हमारी इन्फोर्समेंट, जिससे 5 to 7 बिलियन का लॉस होता है रेवेन्यू का हर साल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट है। और रीजनल टैक्स रेट कंपैरिजन की बात की जाए तो पाकिस्तान इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन फर्टिलाइजर्स इज़ लोअर दैन इंडिया एंड बांग्लादेश अफेक्टिंग रेवेन्यू। तो ये टैक्स का तो नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है जिसमें। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इश्यूज रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन, प्रपोज्ड परफॉर्म एंड
केस स्टडीज़ की क्या है, केस स्टडी तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस की थी, तो मैं नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो, तो मैंने इसलिए वो केस स्टडी नहीं ली। तो अब हमने जो इश्यूज़ हैं रिक्वायर्ड टू इमीडिएट इफेक्ट, उनकी बात करते हैं कि वो क्या है। तो इश्यूज़ है गैस प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है। गैस प्राइसिंग पॉलिसीज़ में अनस्टेबल एंड हाई गैस प्राइस इम्पैक्ट फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सप्लाई चेन। तो इसकी वजह से एस्टिमेट इम्पैक्ट जो है 10 to 12 बिलियंस का होता है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के सोर्स के मुताबिक। तो एक तो इशू ये है जिसका एक्शन लेना ज़रूरी है। एक रेगुलेटरी कंप्लाइंस की अगर अब हम बात करें तो वीक इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्सेशन की एंड एनवायरमेंटल लॉज रिजल्ट टू अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लीकेज, जिसकी वजह से 8 to 10 बिलियन जो है वो लॉस हो रहा है। ये फेडरल रेवेन्यू की एफबीआर की रिपोर्ट है। और अगर हम काउंटरफिट फर्टिलाइजर्स की बात करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी हायर अथॉरिटीज़ से कि ये लॉस कर रही हैं फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर का, लॉस कर रही है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का, लॉस कर रही हैं फार्मर्स का, और सबसे ज़्यादा वो गरीब फार्मर्स का जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो सस्ते के चक्कर में वो ख़रीदता है और वो सारी अपनी फसल से चला जाता है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी हायर अथॉरिटीज़ से कि इस पे स्पेशल इनिशिएटिव्स लिया जाए कि वो सब स्टैंडर्ड एंड फेक प्रोडक्ट्स लीड्स टू द फाइनेंशियल लॉसेस एंड डिक्रीजेस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इससे कम होती है, और फिर गरीब किसान का स्पेशली लॉस होता है, जिसका एस्टिमेट है तकरीबन 15 बिलियन रुपीज़, वेरी हाई है। और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की ये रिपोर्ट है। तो ये मेरी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होगी। हम प्रपोज रिफॉर्म्स की बात करें अगर, तो लीगल रिफॉर्म्स में अगर मैं आपको प्रपोज करूंगा तो उसमें यह है कि प्रायोरिटी टू हाई वैल्यू टैक्स केसेस इन लिटिगेशन। जो हाई वैल्यू टैक्स के बड़े बड़े केसेस हैं लिटिगेशन में, उनके लिए कोई ऐसा केस होना चाहिए कि उनको जल्दी निपटना चाहिए ताकि रेवेन्यू गवर्नमेंट का उसके पास आए। हाई स्पेशलाइज टैक्स लायर्स फॉर एफबीआर केसेस के लिए हायर करने चाहिए स्पेशलाइज वकला ताकि जल्दी केस को निपटाया जाए। इंट्रोड्यूसिंग अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन फॉर द कॉर्पोरेट टैक्स लिटिगेशन केसेस, जो कॉर्पोरेट के बड़े जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है अमाउंट, तो उसमें लिए कोर्ट्स के लिए एक कोई लॉ होना चाहिए कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू का हाई कॉर्पोरेट टैक्स का केस होगा उसको इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। जैसे बाज़ औक़ात हमारी कोई पॉलिटिकल्स या ऐसे सियासी केस आ जाते हैं जिसको डेली बेसिस पे करके हेयरिंग्स लेके उनको सॉल्व किया जाता है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि इनको भी डेली बेसिस पे करके तो इनको सॉल्व होना चाहिए। एक्सपेंडिंग एफबीआर's लीगल अथॉरिटी फॉर द ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन जो है इसके लिए करना चाहिए। और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द लिटिगेशन ट्रैकिंग, तो लिटिगेशन ट्रैकिंग के लिए डिजिटल केस मैनेजमेंट का भी होना चाहिए। अगर मैं प्रोसीजर्स की बात करूं तो प्रोसीजर्स में क्या क्या बेहतरी आनी चाहिए, तो उसमें स्ट्रेंथन द टैक्स ऑडिट एंड रिस्क बेस स्क्रूटनी जो है उसको बेहतर किया जाए ताकि वो ऑडिट की डिटरनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो उसके होंगे कंप्लायंट मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो अच्छा उसको करेंगे, तो ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से ऑडिट की डिटरनेस की वजह से ज़्यादा लीकेज नहीं होगी। सरप्राइज फैक्ट्री इंस्पेक्शन एंड कंप्लाइंस चेक होने चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द एयर ड्राइवन टैक्स मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऑल ड्राइवन में होनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोनॉमी फॉर द इन्फोर्समेंट एक्शंस के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। और सेक्टरल जुरिडिक्शन रेदर दैन द फंक्शनल बेस, तो सेक्टर की जो जुरिडिक्शन है इसको भी इस तरह से सेक्टर को की जाए कि स्पेशल टीम्स उस पर लगें ताकि वो पता हो कि क्या क्या उसमें वीकनेसेस हैं और उनको दूर किया जाए। तो अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं तो प्रपोज रेवेन्यू की है रैशनलाइजिंग ऑफ टैक्स इंसेंटिव एंड सब्सिडीज़ रैशनलाइज की जाए, क्योंकि टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ जो हैं मैन्युफैक्चरर ले रहा है वो हम किसान को देना चाह रहे हैं, तो उसको प्रॉपर पहुंचनी चाहिए। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ विद द डायरेक्ट फार्मर सपोर्ट, फार्मर की सपोर्ट के साथ ग्रेजुअली इसको कम करते करते इसको रिमूव कर दिया जाए। प्रायोरिटी ऑफ द गैस एलोकेशन एंड प्राइस मैकेनिज्म रिफॉर्म्स, जो गैस की एलोकेशन और प्राइस है मैकेनिज़्म, उसको भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीज़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि वो किसान को पहुंच सके खाद ईज़िली। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अगेंस्ट द यूरिया रिपोर्टिंग ऑफ द सेल्स, तो इन्फोर्समेंट जो है उसको
बेहतर किया जाए। तो ये हैं रेफरेंसेस जहाँ से मैंने रेफरेंस लिए हुए हैं, आपको वो भी अवेलेबल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने बेस्ट अपनी कोशिश की कि मैं फर्टिलाइज़र सेक्टर को अच्छी तरह उसका एनालिसिस कर सकूं, उसका ऑपरेशन बता सकूं, उसमें टैक्स लाज की इन्फोर्समेंट क्या है और क्या प्रपोजल है वो दे सकूं। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सीखते रहें तो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।